इन 2 सालों में मौजूदा सरकार ने जो वादे किए उन्हें कुछ हद तक पूरा भी करा है। योजनाएं कमोबेश पूरी होती दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन एक विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के नजदीक और प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा, वो है गंगा की सफाई का मुद्दा। ये मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र में भी रहा और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता उमा भारती को इसका जिम्मा सौंपा गया। आज हम बात करेंगे केंद्रीय जल संसाधन, गंगा पुनरुद्धार और नदी विकास मंत्री उमा भारती से और जानेंगे कि 2 सालों में मंत्रालय किस तरह से आगे बढ़ा है, गंगा की सफाई में क्या प्रगति हुई है और कितने सालों में हम उस कगार पे पहुंचेंगे कि गंगा के जल को कहीं से भी उठाएं और उसे माथे पे लगा सकते हैं और उसे पी सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमा भारती जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उमा जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, मुझे लगता है जितने लोग आपका साक्षात्कार देखते होंगे, आपसे बातचीत करते होंगे, उनका सबसे पहला सवाल भी यही होता होगा, जानना भी यही चाहते होंगे कि गंगा कब साफ होगी। गंगा साफ है आस्थावान लोगों के लिए, लेकिन जल वैज्ञानिकों की दृष्टि में, पर्यावरण बंधु की दृष्टि में गंगा दुनिया की 10 सबसे गंदी नदियों में से एक है। उस दृष्टि से हमें उससे निकालने के लिए जो प्रयत्न अभी तक हुए 29 सालों में, उनसे ये सबक सीखते हुए कि असफलताओं के कारण क्या थे, हमने पूरी समग्रता के साथ गंगा की पहले योजना बनाई। क्योंकि जब तक आप समग्रता से योजना नहीं बनाएंगे, उसका फल भी समग्रता से नहीं होगा। फिर समग्रता से बनाई गई योजना का हमने समग्रता के साथ में अप्रूवल भी लिया, पूरा टोटल 20,000 करोड़ हमको प्रधानमंत्री जी ने दिए नमामि गंगे के लिए। 7,000 करोड़ पुराने कामों को पूरा करने के लिए है, जो 29 सालों से जो काम चले आ रहे हैं उनमें से लगभग कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हुआ है और उसमें से कई तो ऐसे हो गए हैं कि वो ठीक कर भी दिए जाएं तो वो किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं रह गए हैं। दूसरा है नए इनिशिएटिव्स के लिए, जिसमें कि निर्मलता की दृष्टि से सीवेज के लिए और साथ ही साथ में इंडस्ट्री के उसको प्रदूषण को ठीक करने के लिए 8,000 करोड़ हैं और शेष 6,000 करोड़ जो हैं वो अन्य कार्यों के लिए हैं, जिसमें कि गंगा की हर तरह की समस्या है, जल जंतुओं की है, पेड़ पौधों की है, उसके किनारे पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, घाट कैसे होने चाहिए, क्रेमेटोरिया जो शमशान घाट बने हुए हैं गंगा के किनारों पर, उनके कारण जो प्रदूषण आता है उसको कैसे रोका जाए, सॉलिड वेस्ट को कैसे रोका जाए, इस सबकी व्यवस्थाओं के लिए। उमा जी, विषयों को तो हमने चिन्हित करा, ये हमने देखा कि आपने मुझे गंगा प्रश्न किया कि ये सारे प्रयत्नों का फल कब से शुरू होगा, अब मैं उसी के उत्तर पे आ रही थी। तो वो 2016 अक्टूबर आते आते हम इसका निर्मलता का फेज 1 दिखाएंगे। उस फेज 1 में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? उस फेज 1 में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगी। एक, घाट क्लीनिंग मिलेगी, सरफेस क्लीनिंग मिलेगी और एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्रेमेटोरिया हैं, जो स्नान के स्थान हैं, जो खुले में जो लोग शौच करके फिर उसकी गंदगी सीधे डाल देते हैं। ये वो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, जिसमें घाट क्लीनिंग है, सरफेस क्लीनिंग है और जो मुहाने की जो गतिविधियाँ हैं उन पर रोक लगेगी। तो ये जो फर्स्ट फेज का जो हमें रिजल्ट दिखाई देगा अक्टूबर 2016 में, उसमें वो कितने किनारे हैं, क्या संख्या से भी आप लोग बता सकते हैं जो हमें साफ होते दिखाई देंगे गंगा जहाँ जिन किनारों से होते हुए जा रही है? कितने किनारों से, आपका मतलब कितने घाट? कितने घाट? हाँ, ओके। तो इसमें घाट तो गंगोत्री से, गंगा सागर से लेकर के लाखों होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कई बार 10 घाट होते हैं और कई जगह तो अकेले आप वाराणसी में ही देखिए तो 8 किलोमीटर के स्ट्रेच में लगभग 100 घाट है। तो इसलिए घाटों की गिनती हमने अलग अलग CPSEs को, केंद्र सरकार के जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनको कंडीशनल असेसमेंट का हमने काम दिया, जो एक एक करके सबमिट करते जा रहे हैं। अब वो कि किसी के पास में यूपी है, किसी के पास में बंगाल है, किसी के पास में झारखंड है, किसी के पास उत्तराखंड है, किसी के पास उत्तर प्रदेश है और अब वो उन सब बिहार है, वो अपना सबमिशन करते जा रहे हैं कि इतने घाट हैं, इतने क्रेमेटोरिया हैं और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कितने काम की ज़रूरत है और सबमिशन हो रहे हैं। और उसी के साथ में हमारी जो ESC है, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट को फिर बाद में अप्रूवल दे रहे हैं, अपना एक सैद्धांतिक अप्रूवल दे रहे हैं, वो उसके साथ हम करते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से तो मैं कह सकती हूँ कि घाटों की संख्या, अगर आप महत्वपूर्ण स्ट्रेच को छोड़ दें, वो 14-15 स्ट्रेच, उसमें ही करीब 300-400 घाट होंगे और क्रेमेटोरिया ही कम से कम 1,000 होंगे। तो इसलिए वो तो गिनती बताना बहुत मुश्किल है उसकी। लेकिन आपको लगता है कि धीरे धीरे करके अगर हम कहें कि 2020 का जो टारगेट रखा गया है गंगा की सफाई का,
वो हम हासिल कर सकेंगे? हमने टारगेट स्वयं तय किया, लोगों ने हमसे मांगी है निर्मल गंगा। फेज तो हमने किया। सरकारी व्यवस्थाओं में जब हम रहते हैं तो हमें फेजिंग करनी पड़ती है सरकारी तंत्र की बाध्यताओं को समझते हुए, जो कि एक मुझे लगता है कि भारत में पहली बार हुआ होगा या पहले हुआ हो जनता पार्टी के गठन के समय पे कि जो उसका एक्टिविस्ट रहा हो वही उसका मिनिस्टर हो गया हो। हैं उमा जी, इनको क्योंकि आपको तमाम और मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना है। अगर हम औद्योगिक कचरे की बात करते हैं या फिर सीवेज की बात करते हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उसके बाद जिस पानी को बहाया जा रहा है उसकी बात करते हैं, तो इसमें तो आप अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग राज्य सरकारों के साथ एक तरह से बातचीत करने के बाद आप अपने उस निष्कर्ष पे पहुंच जिस घड़ी में आप मुझसे बात कर रही हैं उसमें मैं कह सकती हूँ कि मुझे अड़चन किसी से नहीं आ रही, मुझे अपने आप से अड़चन आ रही है। और मेरे को अपने आप से अड़चन ये आ रही है कि मेरे स्वभाव में व्यग्रता है, अधैर्य है, जल्दी रिजल्ट दिखाने की आदत है। उस हिसाब से जो सरकारी रूल है वो मैं हूँ, मेरा टेम्परामेंट है, उसकी जो इल मैचिंग है। लेकिन ये आपकी विशेषता मानी गई है, इतना बड़ा जिम्मा आपको देते हुए। आज यही मेरी कठिनाई है और इसने मुझे इतना चिंतित किया हुआ है कि मेरे स्वास्थ्य तक पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब जल्दी कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 200 साल लग जाएंगे गंगा की सफाई के लिए, कहीं ये कारण है या 29 साल में 4000 करोड़ एक तरह से गंगा की सफाई के लिए हुए लेकिन नतीजा नहीं सामने, उतना मजबूत नतीजा तो सामने कहीं नहीं दिखाई दिया? चिंता गंगा की गंदगी ने हमारी और बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात है ना, उसके पहले ध्यान रखा करो कि उन्हें बोला कब है। ये बात उन्होंने 2014 सितंबर में बोली है, तब तक हमारा काम ही शुरू नहीं हुआ था, इसलिए ये उन्होंने तब बोला है जब हमारा काम शुरू नहीं हुआ था। हम पे जो बोला जाएगा 2016 अक्टूबर के बाद उसका जवाब मैं दूंगी। मैं ये कहूँगी, जब मेरे से मोदी जी ने पूछा था ये सवाल कि तुम ये बताओ कि 29 साल की फेलुअर की स्टोरी क्या है, तो मैंने उनको बताया था वो 3 कारण हैं और अगर हम 3 नहीं करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। पहला है, मैंने कहा था फंडिंग पैटर्न है, जिसमें कि 30% राज्य की सरकार 70% केंद्र की सरकार दे। उसमें क्या हुआ कि मान लो राज्य की और केंद्र की सरकार ने मिला करके फंड नहीं दिए तो वो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, पूरे नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, स्पॉट विजिट हो रहे हैं। उनका एक ये कारण बना। दूसरा, मैंने उनको कहा था कि इसमें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा था, राज्य और केंद्र के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और इसका जो परिणाम निकला कि पूरे 4000 करोड़ गंगा के नालों में बह गए, गंगा में नहीं बह पाए, नालों में बह गए। और प्रधानमंत्री ने तीनों दुरुस्त कर दिए उसी बैठक में मेरी बात सुनते ही। पहले उनने इसको 100% सेंट्रल सेक्टर कर दिया, यानी नमामि गंगे फंड जो है वो नॉन लैप्सेबल और ये सेंट्रल सेक्टर है, हमें राज्य से कुछ नहीं चाहिए और मैं अगर इस साल कुछ खर्च ना करूं तो मैं अगले साल उस पैसे को खर्च कर सकती हूँ, नॉन लैप्सेबल हो गया। दूसरा, उन्होंने हाई लेवल टास्क फोर्स बना दी, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसके अध्यक्ष है और राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जिसके सदस्य हैं। तो एक हाई लेवल टास्क फोर्स हो गई, ये पूरे समय मॉनिटर करेगी अब। और यही टास्क फोर्स है जो कोऑर्डिनेशन का काम करेगी राज्य और केंद्र के साथ में। तो उन्होंने एक साथ एक पैकेज में इसका समाधान कर दिया। तो अब इस समाधान के बाद में जो स्टोरी होगी उसको मैं कह सकती हूँ कि वो सफलता की होगी। तब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी होगी वो हम पे होगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे उमा भारती तेज तर्रार नेता हैं, किस तरह से ये जो वो सारे पहलू हैं जिसपे इनके और सरकार के बीच भी कुछ मतभेद हैं, चाहे वो हाइडल पावर को लगाने की बात हो गंगा में, इस तरह नदियों में, इसको लेकर भी एक मतभेद रहा है, उस पर बात करेंगे कि कैसे उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आज खास बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी से। उमा जी, जो औद्योगिक कचरा है ये एक सबसे बड़ी समस्या है या आड़े आता है गंगा की सफाई में, इसके लिए क्या विकल्प है? क्योंकि इसको लेकर आपके और राज्य सरकारों और सरकारों के बीच एक कहीं ना कहीं एक मतभेद देखा गया। जैसे आपने कहा औद्योगिक कचरा जो है वो बिजनौर से लेकर के और लगभग वाराणसी तक ज़्यादा, फिर कलकत्ता में है। उसके लिए इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो लगाने हैं और हमने उन सारी गंगा किनारे की इंडस्ट्रीज़ की बैठक मैंने 2014 सितंबर में ही बुला ली थी। हाँ, लेकिन उसका रास्ता 2018 तक निकलेगा क्योंकि ईटीपी लगेंगे, फिर ईटीपी अपनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, नए और पुराने वालों को हम रिपेयर करेंगे, वो जल्दी रिजल्ट देने लग जाएंगे। नए वाले लगेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, वो 2018 तक अपना रिजल्ट देंगे। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं
उसके लिए आप कहती हैं कि कहीं पे भी नदियों में नहीं हो। दूसरी बात जो आपने कही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ये एक धारणा है जो बनाई गई है कि मेरा झगड़ा है। उसका रीज़न ये है कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के प्रधानमंत्री, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया है जो हमारे बारे में पहले बनती थी। जैसे एक बनती थी कि हम लोग सरकार चला नहीं पाते, हमारी हर सरकार 2.5 साल में गिर जाती थी। अब हम 15-15, 20-20 साल तक सरकारें चलाते हैं। एक ये थी कि इनको कभी गैर कांग्रेसी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती केंद्र में, उनके पास में क्लियर मेजॉरिटी है। तीसरी थी कि हम भजन मंडली हैं, लेकिन वो तो डेवलप मंडली निकली, तो डेवलपमेंट मंडली निकली है। हमारा और पर्यावरण मंत्रालय का झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं है। मिलके तय हुआ है कि जो पावर प्रोजेक्ट है, मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब जर्नलिस्ट लोग पूछने लग जाते हैं, मैं हमेशा यही उत्तर देती हूँ और आप लोग फिर यही सवाल करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने कब बोला है कि पावर प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। मैंने बोला है कि कोई भी नदी पर, चाहे इरिगेशन हो चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, आप एक ई फ्लो जरूर तय करिए और उसी के अनुसार डिजाइन बनाइए ताकि पूरी की पूरी नदी उस प्रोजेक्ट में नष्ट ना हो जाए। इसको पर्यावरण मंत्रालय ने मान लिया है और हमने मिलकर के एफिडेविट दे दिया है। तो कहाँ लड़ाई है? नहीं, ई फ्लो की जो आप बात कर रही हैं, क्या इसका आश्वासन आपको मिल गया और आने वाले समय में अब जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ई फ्लो होगा? और ये जो अनुज जोशी वर्सेस भारत सरकार एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है, हमने अपना मत दे दिया। हमारा पर्यावरण मंत्रालय का जो मत है वो एक है, हमारा पर्यावरण का और पावर का एक ही मत है। और इससे पर्यावरण भी सहमत हो गया, पावर भी सहमत हो गया और पूरी दुनिया इसमें मेरे साथ हुई। और इसमें तो मैं कहूँगी कि मीडिया भी पूरा ही लगभग, और अपोजिशन भी मेरे साथ रहा, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट बने उसमें हमें ना सिर्फ गंगा, किसी भी नदी पे बने, हमें पूरी नदी नष्ट नहीं करना है। इस सिद्धांत को मान लिया है और इस सिद्धांत को हमने कोर्ट में भेज दिया है। अब कोर्ट को फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये अनुज जोशी वर्सेस भारत सरकार में एफिडेविट गए हैं, ये हमें नहीं फैसला करना है। हाल ही में बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने जो सिफारिश एक तरह से की टास्क फोर्स बनाने की, और उन्होंने एक तरह से अपनी असंतुष्टि भी व्यक्त की है कि गंगा की सफाई में काम उस रफ्तार से नहीं हो रहा, एक नया टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है जिसकी निगरानी खुद प्रधानमंत्री करें। जो इस तरह की बात जो बाहर आ रही हैं, ये इसके पीछे क्या कारण लग रहा है, क्या लगता है आपको? गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। जब आवश्यकता पड़ती है वो हम लोग की एक छोटी छोटी बैठक बुलाते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो बड़ी बैठक भी बुला लेते हैं। और हाई लेवल टास्क फोर्स जो मैंने आपको पहले ही बताई बनी हुई है। जोशी जी को हम इन बातों से अवगत करा चुके हैं, अब एक बार और करा देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं इसको लेके खुश होती हूँ कि वो हमारे बारे में बोलते हैं। हमारी सरकार में इतना वरिष्ठ व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो पहले मंत्री रहे, बहुत बड़े पद पे रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अगर वो हमारे अंदर कोई कमी निकाल रहे हैं तो हमें अपनी कमी को दुरुस्त करने का वो मौका दे रहे हैं। देश के सामने जो मौजूदा समस्याएं हैं, जिसमें सूखा है, खराब मॉनसून है, इसके लिए नदियों को जोड़ने के लिए एक लंबे समय से प्रयास भी चल रहा है, योजना भी थी, लेकिन उस तरह से इस पे भी काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? पर्यावरण विदों का मत दूसरा है, उनका कहना है कि ये पर्यावरण के विनाश की तरफ बढ़ने वाला है, लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि नदियों को जोड़ना एकमात्र सल्यूशन है, मतलब यही एकमात्र इलाज है इन समस्याओं का। हमने भी पर्यावरण विदों की राय ली हुई है, हमारी कमेटियों में भी सारे पर्यावरण विद ही हैं। हमने तो मुख्यतः इसके लिए अलग से सब ग्रुप ही बनाया हुआ है। बस ये है कि ये वो पर्यावरणविद हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वह भी तो पर्यावरणविद ही हैं जिन्होंने कि हमें पर्यावरण के बारे में अपनी ओपिनियन दी है और हमने उन सारी बातों का ध्यान रखा है। रिवर इंटरलिंकिंग के 10 प्रोजेक्ट आज़ादी से पहले लगे थे और वो आज तक पर्यावरण को नहीं बिगाड़ा है। उन्होंने इस देश में हैं 10, मैंने निकाले हैं और मैं अब उनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने वाली हूँ। हाँ, आज़ादी के बाद का पहला रिवर इंटरलिंकिंग होगा जो केन बेतवा होगा। इसमें 5 हैं, जो 31 में से 5 हैं जो लगभग शुरू होने की ओर आ गए हैं। इस 2 साल की अनथक मेहनत जो हुई है उसमें से एक बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया है केन बेतवा। और आपने जो मुख्य बात कही, बाढ़ और सुखाड़ का जो संतुलन बनाना है, बिहार में इसको बाढ़ और सुखाड़ बोलते हैं। एक तरफ सूखा और एक तरफ, मतलब आप देखिएगा जिस दिन लातूर में दंगे हो रहे थे पानी के लिए, उसी दिन असम में बाढ़ आई हुई थी। मतलब देश के एक हिस्से में बाढ़ थी, हमेशा से ऐसा रहा है। इसका संतुलन भर बनाना है। जो पर्यावरणविदों ने जो शंकाएं इसको लेके कही हैं उनका हमने समाधान कर दिया है, लेकिन जो कल्पनाओं में अगर कोई भय खाएगा कि ऊपर से छत गिर गई तो क्या होगा,
इसका उत्तर आप कभी नहीं दे पाओगे। आप उत्तर ये दे सकते हो कि लोहा ठीक है, दीवारें ठीक है, पिलर ठीक लगा हुआ है, नहीं गिरेगा। तो उनके मन में जो शंकाएं थी कि मछलियों का क्या होगा, पेड़ पौधों का क्या होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की 2 नदियों का जल जुड़ेगा, हमने सारे उत्तर दिए कि हिमालय की नदियां अलग होंगी, मैदानी नदियां अलग होंगी, सेम क्लाइमेट की नदियां जोड़ी जाएंगी। हमको प्रधानमंत्री ने जिन चीज़ों का एहतियात बरतने को कहा वो मैंने पूरा ध्यान रखा। एक, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज की नदियों को तब तक नहीं चुना है जब तक सब देशों के लोग राजी ना हों। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन राज्यों के प्रोजेक्ट नहीं जोड़ना है जिनमें कि इन नदियों को जोड़ने को लेकर के एक मत न हो। हमने इसलिए शुरुआत ही वहाँ से की है जिसमें कि राज्य एक मत है, जैसे कि केन बेतवा लिंक जो लगभग अब उसकी पर्यावरण मंजूरी हो गई, यानी वो शुरू होने को आ गया, उसमें हमने इसका ध्यान रखा। आप देखिए केन बेतवा लिंक भारत के सबसे बड़े सूखाग्रस्त इलाके को पानी से सराबोर कर देगा, और अगर हमने भगवान की दया से इसको समय पर शुरू कर दिया तो 7 साल में इसका परिणाम आ जाएगा, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य होगा। उमा जी, आप बुंदेलखंड से हैं। बुंदेलखंड जैसे जो तमाम राज्य कह सकते हैं, कस्बे कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं, इनकी जो हालत है पानी की कमी से, पीने के पानी की दिक्कत है, पानी है नहीं सिंचाई के लिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, कैसे आप लोग इस संकट को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं? जिस देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो उसको जल संकट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बने ही जल संकट का समाधान करके हैं। मोदी की जो सक्सेस स्टोरी है वो गुजरात की है, और गुजरात की जो सक्सेस स्टोरी है वो पानी की है, वाटर बेस्ड डेवलपमेंट है पूरा का पूरा गुजरात का, क्योंकि कच्छ के रणों में पानी नहीं था और नर्मदा का पानी वहाँ पर पहुँचाया गया है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हुई है, वाटर शेड का जो रेवोल्यूशन उन्होंने जो किया हुआ है। इसलिए जब मोदी जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बन करके, तो उनने तो हमको 2014 में तैयार कर दिया था कि देखो सूखा आएगा तो क्या तैयारी। मुझे पहले प्रेजेंटेशन में ही उन्होंने तैयार किया। जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ कि बताओ तुमने क्या समझा, उन मंत्रियों को उनने एक एक करके बुलाना शुरू किया। हमको मंत्री बनाया उन्होंने 27 मई को, और मेरे को उनने सितंबर में बुला लिया कि बोलो क्या समझ में आया, कैसे करोगे। तो जिस तरह से उनने मुझे निर्देश दिए हैं उसमें मैं तो तुरंत समझ गई थी कि ये हमें सूखे के लिए तैयार कर रहे हैं, कि कभी सूखा पड़ेगा तो उसका मुकाबला कैसे करोगे। तो उन्होंने तो हमको 2 साल पहले ही तैयार कर दिया। अगर कमी रही है तो हमारी तरफ से रही है, मैं अपनी कमी मानूंगी। उमा भारती जी, आपने कहा कि 2 साल पहले जब सरकार का गठन हुआ था उस समय से आप लोगों की एक तैयारी थी, देश में अगर सूखा होता है तो कैसे उससे निपटें। आज की तारीख में 13 राज्य सूखा से ग्रस्त हैं। ये पूरी जो कवायद थी उसका क्या फायदा दिखाई दे रहा है और जनता को क्या फायदा मिलने जा रहा है? मैं अभी आपको यही बता रही हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी तैयारी थी, मैंने कहा हमको तैयार होने के लिए कहा था अभी, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग में ये है ना मेरी बात, कि प्रधानमंत्री जी ने हमको तैयार रहने के लिए कहा कि देखो जो वाटर बॉडीज हैं अपनी उनको संभालो और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरने की क्षमताओं का निर्माण करो। ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को मैंडेट है कि तुम लोग अपनी क्षमताओं का निर्माण करो, जल भराव की क्षमताओं का। और हमने अपना पूरा फोकस अपने जो EIBP के प्रोग्राम हैं, अपने जो RRR के प्रोग्राम हैं, यहाँ तक कि जो FMP के फंड हैं फ्लड मैनेजमेंट के, उसको भी हमने इसी में लगाया कि जितना हो सके जिन जलाशयों में जितनी जल भराव की क्षमता है वो पूरी की पूरी हो सके। लेकिन जैसे हमने गंगा में नए इनिशिएटिव लिए, इसमें मैंने 2 साल से सबक सीख करके अंत में नया इनिशिएटिव लिया, और वो ये लिया कि राज्य और केंद्र मिलकर के प्लान नहीं कर पाती थी। अब मैंने आखिरी में इन 6 महीनों में जो इनिशिएटिव लिया, पहला ये लिया कि स्टेट ने प्रोजेक्ट बनाया और अप्रेजल हमने किया। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक साथ प्रोजेक्ट बनेगा और अप्रेजल होगा। दूसरा हमने किया कि अगर स्टेट अपनी फाइनेंशियल कंकरेंस भेज देगा तो हम अपना बजट दे देंगे, हम इसका वेट नहीं करेंगे कि वो अपना खर्चा करें और फिर हमसे मांगें, वो अपना हमको फाइनेंशियल। तीसरा हमने ये किया कि अगर उनके फाइनेंशियल इस कंकरेंस के बाद अगर उनके बजट में एलोकेशन नहीं हो पा रहा है तो हम उनको ओपन मार्केट बोरोइंग में भी उनकी सहायता देंगे। और अंत में हमने उनको इंसेंटिव देने का फैसला किया है कि अगर वो किसी तरीके से अपने यहाँ पर उस काम को पूरा कर देते हैं जितना पैसा उन्होंने लिया है, और अगर मान लो तय हुआ था कि 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी और वो 1 लाख ज़मीन हेक्टेयर सिंचित कर देते हैं और टाइम से पहले कर देते हैं, तो हो सकता है वो भी हम ही चुका दें, यानी ये उनका सबसे बड़ा इंसेंटिव होगा। अब जब हमने ये तैयारी की है और ये तैयारियां हमने सबक सीखते हुए की हैं कि किस किस वजह से इस वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाती थी, मुझे लगता है कि अब वो समय आने वाला है जब सूखा तो हम नहीं रोक पाएंगे, सूखा तो प्रकृति से प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सूखे से प्रभावित लोगों को तकलीफ में नहीं रहने देंगे।
उमा जी, क्रियान्वयन को लेकर योजनाएं पहले मतलब जो पीछे की सरकारें हैं उन्होंने भी करी, आपकी सरकार ने भी अच्छी योजनाएं जारी की हैं। क्रियान्वयन जो एक सबसे बड़ा मसला रहा है जमीन पर, उसका असर क्या वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं? ये जो अड़चनें आपने की ये तो लिखित अड़चनें हैं, जो सरकारी अड़चनें हैं वो दूर हो गई। क्रियान्वयन की कहाँ से आप लोग निगरानी रख रहे हैं? क्या गारंटी हो रही है कि काम हो रहा है जमीन पर? हमने अपने जगह जगह पर जो CWC के सेंटर थे उनको निगरानी सेंटर में बदल दिया है। मैंने और मेरे मंत्रालय ने तय किया है कि अभी जैसे ही ये हमारा पूरी योजना का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट खत्म हुई, हम सब पूरे देश में खुद जाएंगे, राज्यों के साथ में बैठ करके, जैसे मैं महाराष्ट्र के साथ बैठक कर आई हूँ, झारखंड के साथ, आपने जो स्टेट बताए हैं 13, उसमें जो सर्वथा प्रभावित स्टेट हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड है। नीचे से फिर ऊपर की ओर आप आएंगे तो 13 नंबर पे आते हैं। नंबर 1 पे झारखंड है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। अब हम इनके साथ क्रमशः बैठकें कर रहे हैं, बैठकें करके हम वहीं इनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं, वहीं हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, वहीं हम फाइनेंसिस के अरेंजमेंट कैसे होंगे वो कर रहे हैं, वहीं हम टाइम लाइन प्लान कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये पहली बार एक्सरसाइज हुई है वाटर रिसोर्स सेक्टर में, इस तरह की एक्सरसाइज कि हम वहीं पहुंच के वहीं प्लान करके आएंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठ करके आएंगे। क्रियान्वयन में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको वही कहूँगी ना कि मोदी तो ना तो घराने से बन रहे हैं और ना उनका कोई भाई भतीजा बेटा बहू है, उनका तो क्रियान्वयन ही तो उनका परिवार है, उनकी ताकत है। जी हाँ, जो जमीन पे असर दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं इस बार 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके बाद मंत्रियों के भी जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं उसकी भी एक तरह से तफ्तीश होगी कि कहाँ तक कितना काम हुआ है। एक बात और, जो जल संकट और जल विवादों से, मैं आपको अपनी तरफ से ये कह दूं कि मैं उन चीज़ों की चिंता नहीं करती, क्योंकि मैं अपने काम को 100% देती हूँ। मैं इसी की चिंता करती हूँ कि मैं खुद अपने काम से खुश हूँ या नहीं, और अगर मैं अपने काम से खुश हूँ तो भगवान भी खुश होंगे और जनता भी खुश होगी। जल का जो विवाद है, अंतर्राज्यीय जो नदियों का जो विवाद है, उसको सुलझाने में आप अभी कितना मतलब प्रगति की है आपने? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा संकट है और जिस तरह से नए नए राज्य बन रहे हैं उसमें तो और भी ज्यादा ये संकट बड़ा दिखाई देता है आने वाले दिनों के लिए। ट्रिब्यूनल बनते हैं, अवार्ड होता है, सब राज्यों की सहमति होती है, बिना सहमति के कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं कोई वायलेशन होता है तो सुनवाई भी होती है, नहीं सुनते हैं तो ऊपर के कोर्ट में भी चले जाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा हर सवाल के उत्तर में पार्लियामेंट में कहा है कि आपस में बैठ के सुलझाइए, साथ में बैठ जाइए, बहुत ज़रूरत पड़े तो हमें बिठा लीजिए, हम सुनेंगे आपकी बात को, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमको जो कहना होगा हम आपको कहेंगे। मुझे लगता है कि एक है ट्रिब्यूनल, मतलब जो जिसमें जज होते हैं, और एक है आपस का संवाद। मैं आपस के संवाद पे बहुत जोर दे रही हूँ, और आपस के संवाद को हम जितना बढ़ाएंगे राज्यों को जिनके मशवरे सुलझने हैं, उसके बाद मुझे लगता है समस्या कम होगी। उमा जी, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा भ्रमण करती हैं, मतलब ज़्यादा वक्त आपका अलग अलग राज्यों में भ्रमण करते हुए, चाहे वो गंगा की सफाई हो, जल संकट हो, और आपके मंत्रालय से जुड़े तमाम मसलों को लेकर आप निकलती रहती हैं बाहर। आपको क्या लगता है कि अब अड़चनें कहाँ कहाँ राज्यों के तरफ से दिखाई देती हैं इन समस्याओं को सुलझाने में? मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मैं उनको अड़चनें मानूंगी तो अड़चन कहूँगी, लेकिन मैं ये मानूंगी कि मेरी व्यग्रता अड़चन है, बेचैनी। लेकिन पहली बार एक पैकेजिंग का टूर तो मैंने शुरू किया है वाटर रिसोर्स सेक्टर में। जैसे मैं अभी झारखंड में थी तो झारखंड का पूरा स्ट्रेच हमने गंगा का मॉडल स्ट्रेच बना दिया, लेकिन मैं उसी दिन झारखंड के चीफ मिनिस्टर से झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन कर रही थी मैं। तो इसलिए मुझे तो कोई अड़चन अभी तक तो नहीं लगी, बल्कि पहली बार जो मोदी जी ने बात कही कि टीम इंडिया की तरह काम करो, और जब चुनाव के 6 महीने रह जाएं तब लड़ाई करना, राजनीतिक लड़ाई। अभी तो डेवलपमेंट के लिए एकजुट होकर के काम करो। और दूसरी बात, मैंने उनकी 2 बातों को बहुत माना है। एक मानी है कि टीम इंडिया की तरह काम करो, राज्य और हम एक ही हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपनी पहली स्पीच में एक बात कही थी कि आज़ादी में बहुत बलिदान हुए थे, लेकिन आज़ादी तब मिली थी जब वो जन आंदोलन बन गई थी, लड़ाई आज़ादी की, तो आज़ादी मिली थी। तो उन्होंने कहा था कि विकास भी तभी मिलेगा जब हम इसको जन आंदोलन में बदलेंगे। तो जब वो बोल रहे थे तो बिल्कुल ऐसे हाथ रखे हुए थे, मैं सुन रही थी क्योंकि मैं सामने ही बैठी हुई थी बिल्कुल, तो मैं तुरंत समझ गई थी कि ये खासकर मेरे लिए ही है ये बात, क्योंकि पानी तो बचेगा ही नहीं जब तक वो जन आंदोलन में नहीं बदलेगा, चाहे सरफेस वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, और चाहे ग्राउंड वाटर हो। आप इतना भ्रमण करती हैं, आपको लगा कि लोगों में जिस संवाद को कायम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, जल के संकट को, गंगा की सफाई को जन आंदोलन बनाने की, ये संदेश गया है और इस पे जनता भी आगे आई है, वो भी लगातार काम कर रही है? इसमें मोदी के अलावा एक और एम का बहुत बड़ा रोल रहा, मीडिया का। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है।
सूखे की समस्या को भी दिखाने के लिए। और आप यकीन करिए, मैं आपको बताऊं, मुझे पत्रकारों ने, जो मीडिया के, उन्हें पीछे से कहा, दीदी ऐसे बताओ ना तो जल्दी समाधान होगा। मतलब पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने फ्रेटर्निटी देखी, विश्व बंधुत्व की भावना देखी है। तो मीडिया का भी एक रोल रहा है कि उन्हें जल संकट के लिए सजगता बताई और जल संकट से निवारण के भी उन्होंने उपाय साथ में सुझाए हैं। तो सबका ही रोल रहा है इसमें, जनता का भी, मीडिया का भी। भारत में वाराणसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप भी जानती हैं, गंगा के लिहाज से भी है। वहाँ की गंदगी को लेकर हमेशा चिंता रही है। इन 2 सालों में या आने वाले 2 सालों के बाद हम वाराणसी की सफाई को कहाँ देखेंगे? आपने एक ऐसी बात कही, एक मिस मेयो करके एक महिला आई थी, आपको पता होगा, बहुत साल पहले अंग्रेज़ों के राज में। उनने बनारस के बारे, गंदगी के बारे में जिस तरह से लिखा है, मतलब बनारस एक बहुत ही गंदा शहर माना जाता था, क्योंकि गंगा का किनारा तो उसका ठीक ठाक रहता था, पूरी दुनिया का इतना जमावड़ा होता था कि व्यवस्थाएं कम पड़ जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि बनारस की लौकिकता की दृष्टि से प्लानिंग हुई है। इसके पहले बनारस की अलौकिकता पर ही लोगों का ध्यान रहता था, और अब बनारस की आत्मा की जगह थोड़ा शरीर की तरफ भी ध्यान गया। वो मोदी जी की दृष्टि ऐसी, क्योंकि वो गंदगी नहीं बर्दाश्त करते हैं, धूल। वो जहाँ बैठेंगे ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मैं उनको तब से जानती हूँ ना, तो धूल साफ करवाएंगे, कागज़ से ही साफ करवाएंगे, अपने हाथ से कर देंगे कि धूल नहीं होना, किताबें ठीक रखो, कुर्सी जरा ठीक लगाओ, टेबल जरा ठीक कर दो। तो मुझे पता है कि बनारस के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, गंगा के भी और बनारस शहर के भी। तो ये थी हमारे साथ आज बात कर रही थी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती, जिनका मानना है कि आने वाले वक्त में गंगा की सफाई का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उसके नतीजे लोगों को साफ दिखाई देंगे। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसको जन आंदोलन के रूप में समाज की भी एक भूमिका है, जिसमें सभी लोगों को योगदान करना चाहिए। उसी के बाद हम गंगा को एक साफ गंगा के रूप में आने वाले समय में देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, डी न्यूज़ से बात करने के लिए।